हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पूरे 10th क्लास का टोटल साइंस का क्वेश्चन जो फिजिक्स का है। ठीक है ना। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। जो आदमी हमारे चैनल पर नए होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ठीक है ना। और वीडियो को दोस्त महिमों में थोड़ा सा क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है ना। और बिना समय गवाए हुए हम लोग सेशन को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और एक बात और, इस सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। बिहार में जो भी माने आगामी एग्ज़ाम होने वाली है, जैसे बिहार पुलिस हो गया, बिहार एसआई हो गया। ठीक है ना। जिसका बिहार पुलिस का अच्छे से तैयारी हो जाएगा तो ऑटोमेटिक से बिहार एसआई एक बेर में आप निकाल लीजिएगा। ठीक है ना। बिहार एसएससी हो गया, बिहार सीजीएल हो गया, है ना। उसके बाद रेलवे की अगर बात किया जाए, उसमें भी साइंस का वेटेज सबसे ज़्यादा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। टेक्नीशियन उक्नीशियन सब में साइंस का वेटेज ज़्यादा है। ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, उसके बाद एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया। ठीक है ना। सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो आते हैं हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गौर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो सभी आदमी जानते होंगे लेंस का जो ऐसा मात्रक होता है वह डायोप्टर होता है। डायोप्टर को क्या चीज़ से डिनोट किया जाता है, डी से डिनोट किया जाता है। तो लेंस का क्षमता का ऐसा मात्रा क्या हो जाता है, डायोप्टर। क्या हो जाएगा, डायोप्टर। कहता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेंस या दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे, जो उत्तल लेंस या दर्पण, या तो उत्तल लेंस में कह सकते हैं या तो उत्तल दर्पण में जो होती है, इसकी फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। और अवतल का जो होता है वह क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होगा, ऋणात्मक। या तो लेंस में कह सकते हैं या तो दर्पण में कह सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा उत्तल दर्पण, इसकी फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक। उत्तल लेंस कह सकते हैं या उत्तल दर्पण कह सकते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन यानी कि बराबर होता है कितना, तो V/U, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। तो आवर्धन यानी कि बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई होता है। इसका डिफिनेशन याद रखेंगे। और यह जो होता है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब को V से डिनोट किया जाता है और वस्तु की दूरी को U से डिनोट किया जाता है, इसलिए V/U होगा। ठीक है ना। आगे दर्पण सूत्र क्या है, तो दर्पण सूत्र जो होगा आपका 1/V + 1/U = 1/F, ऑप्शन नंबर ए। अगर इसी में अगर माइनस लगा हुआ रहता तो यह हो जाता लेंस, तो ये आपका हो गया दर्पण। आइए अगर कहेगा माइनस वाला तो ये आपका हो जाएगा लेंस का, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, तो प्लस वाला दर्पण और माइनस वाला लेंस होगा। ठीक है। अब कहता है किसी माध्यम से अपवर्तनांक म्यू का मान जो होता है वह कितना होता है, तो sin R/sin I, है ना। इसका मान जो हो जाएगा sin R/sin I, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर होगा। प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं, दो होते हैं। कितने होते हैं, दो नियम होते हैं। याद रखेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने, दो होते हैं। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है। तो देखिए प्लस में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्लस में हम थोड़ा देर पहले बताएं, जो उत्तल दर्पण का है या उत्तल लेंस का है, उसका फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक। तो ये आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है, तो देखिएगा फंसाने का तरीका क्या है। देखिए अपसारी, अवतल दोनों फंस जा रहा है। अभिसारी तो उत्तल लेंस को अभिसारी, अपसारी कहेगा अपसारी तो अवतल को, अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है वह काल्पनिक होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कैसा होता है, काल्पनिक। काल्पनिक किसको कहा जाता है, जैसे प्रतिबिंब की अगर बात किया जाए, प्रतिबिंब किसको कहा जाता है, तो प्रतिबिंब किसी बीम या स्रोत से आती हुई प्रकाश किसी बिंदु से टकराकर परावर्तित हो जाती है या माने प्रतीक होती है, उसी को हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। और काल्पनिक प्रतिबिंब को ही कहा जाता है आवर्धन यानी कि आवर्धित प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अब कहता है अगले क्वेश्चन, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक जो होता है 2.42 होता है। सबसे ज़्यादा जो अपवर्तनांक होता है वह हीरा का होता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे कहता है किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, तो किसी समतल दर्पण द्वारा जो आवर्धन जो होता है वह क्या होता है, +1 होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। आगे कहता है एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तित किरण पुंज क्या होगा, तो यह जो होगा अभिसारी होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन क्या कहता है, संघनन माध्यम से विरल माध्यम में
संघनन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होगा? तो यह हमेशा आई बराबर क्या होगा? आर। आई बराबर क्या हो जाएगा? आर आपका आंसर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो हमेशा ध्यान में रखेंगे, जो अवतल दर्पण में हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनता है और समतल में बराबर बनता है, और उत्तल में जो है से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। तो छोटा प्रतिबिंब किस में बनेगा? उत्तल में। और बड़ा किस में बनेगा? अवतल में। और बराबर किस में बनेगा? समतल में। प्रकाश का चाल या वेग न्यूनतम होता है, तो प्रकाश सबसे कम जो है से कांच में चलेगा। ठोस में जो है से कम से माने इसका चाल क्या होता है? कम होता है। और सबसे ज़्यादा जो होता है से निर्वात में होता है। सबसे ज़्यादा इसका चाल कहाँ होता है? निर्वात में। याद रखेंगे, प्रकाश सबसे ज़्यादा क्या निर्वात में चलता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चलता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक कैसा होता है? तो फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्यक जो होता है वह उत्तल लेंस की तरह होता है। कैसा होता है? उत्तल लेंस की तरह, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? तो यह जो होता है समतल अथवा क्या उत्तल में, जो ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस से दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस का संभाव्यता जो होती है वह क्या होती है? तो दोनों जो होगा आपका, अगर देख लीजिए माइनस लगा हुआ है तो वह जो होगा आपका अवतले होगा। अगर प्लस रहता तो उत्तल हो जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए यानी कि अवतल। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए जिससे प्रतिबिंब जो है सो उल्टा और वास्तविक और समान आकार के बनेगा? तो ध्यान में रखेंगे, वक्ता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो है सो बराबर वस्तु के बराबर उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। प्रकाश की किरण गमन करती है, कहाँ करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है ना। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। किसी दर्पण से आप चाहे जितनी ही दूरी पर खड़े हो अथवा प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतिबिंब होता है, तो संभावना यानी कि दर्पण होती है। कौन सा दर्पण होगा? तो वह जो होगा आपका समतल होगा या तो उत्तल होगा। ऑप्शन नंबर क्या डी के साथ चलेंगे। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। 2.42 होता है इसका अपवर्तनांक। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो सबसे ज़्यादा प्रकाश जो गमन करता है वह निर्वात में चलता है, और सबसे कम जो चलता है वह ठोस माध्यम में चलता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद किसी तार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? यह जो आपका हो जाएगा अवतल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? कहता है किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो यह जो हो जाएगा आपका 0.5 सेंटीमीटर होगा। 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर क्या बी आपका राइट आंसर होगा। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है तो इसकी प्रतिबिंब क्या होगी? एक वस्तु को कहता उत्तल दर्पण के सामने रखा तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा? हमेशा ध्यान में रखेंगे, जो उसका प्रतिबिंब जो होता है वह छोटा होता है। उत्तल दर्पण के सामने रखेगा उसका प्रतिबिंब क्या होगा? एक वस्तु को रखा गया है, सामने रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब जो होगा हमेशा छोटा बनता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? तो 0.5 हो जाएगा। और उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है तो कहता है उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? अगर सामने की अगर रखल की बात किया जाता तो छोटा होता, बाकी इसकी प्रतिबिंब जो होगी हमेशा क्या होगी? वास्तविक होगी। क्या होगी? वास्तविक। ऑप्शन नंबर किसके साथ? उत्तल दर्पण है ना? नहीं, वास्तविक नहीं। यानी कि उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्या बनेगा? काल्पनिक। अवतल में जो है से बनता है क्या? वास्तविक बनता है, काल्पनिक बनता है, दोनों प्रकार का बनता है। बाकी यह गलती है, यानी कि उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? तो किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए पॉजिटिव यानी कि प्लस होता है, धनात्मक होता है। नहीं यानी कि कातीय यानी कि चिन्ह परिपाठी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए
बीम की दूरी या लंबी दूरी ली जाती है, तो यह जो होगा धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, तो यह जो आपका होगा ऋणात्मक होगा। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों या पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है, तो यह जो किया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पीछे का भाग देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उसकी लेंस की फोकस दूरी कितना हो जाएगी? तो 100 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है? जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है? 32 है। तो यह ध्यान में रखेंगे, याद हो जाएगा, यानी कि 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। वो पॉजिटिव में क्या होगा? पॉजिटिव में। कहता है दंत यानी कि चिकित्सक माने दांत वाला जो डॉक्टर है वह किस दर्पण का प्रयोग किया माने करता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। माने करता है, क्यों करता है? क्योंकि कोई भी वस्तु को बड़ा करके दिखाई देता है किसमें? अवतल दर्पण में। यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तब उस प्रतिबिंब की प्रवृत्ति कैसी होती है, यानी कि प्रकृति कैसी होती है? तब वास्तविक एवं उल्टा, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पानी में डूबे हुए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में उसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? तो यह हो जाती है आपकी कम, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? बी आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहता है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध को हम लोग क्या कहते हैं? तो यह जो हो जाएगा आपका F बराबर R/2 हो जाएगा। F बराबर R/2 हो जाएगा। F बराबर क्या हो जाएगा? R/2, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? तो फोकस की दुगनी दूरी पर रखना चाहिए। फोकस की दुगनी दूरी पर रखना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? इसका वक्रता त्रिज्या 5, यानी कि देखिए फोकस दूरी जो है तो 10 है, तो वक्रता त्रिज्या जो होता है सो उसका दुगना होता है। उसका क्या हो जाएगा? दुगना। अब फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, तो वक्रता त्रिज्या दुगना हो जाएगा, यानी कि 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आगे काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वह कैसा होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बीम से बड़ा पाया जाता है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रहता है, तो यह जो होता है क्या होता है? आपका काल्पनिक होता है। और वस्तु से क्या होता है? बड़ा होता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को क्या कहा देखिएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें भी हो जाएगा। चलिए, इतने तक तो हो गया था। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, क्या कहता है? एक उत्तल लेंस होता है, तो एक उत्तल लेंस जो होगा से कैसा होगा? किनारे, यानी कि उत्तल लेंस का देखिएगा बीच का भाग मोटा, किनारा का भाग क्या होता है? पतला होता है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो कितना होती है? 1 डायोप्टर जो होगा 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है निर्गत यानी कि किरण एक अभिलंब के बीच की कोण को क्या कहा जाता है? तब परावर्तन कोण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है मिट्टी, जल, कांच, प्लास्टिक सब होता है, बाकी मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस दूरी क्या होती है? तो 2D क्षमता वाले फोकस लेंस
कि फोकसांतर जो होगा वह कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब होता है? तो हमेशा ध्यान में रखेंगे से अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब होता है, उत्तल में छोटा होता है, समतल में बराबर होता है। किसी गोलीय दर्पण का वक्ता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? तो आधी हो जाती है, यानी कि 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसके बाद आगे अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरती है? तो यह फोकस से गुजरती है। क्या होती है? फोकस से गुजरेगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्ता त्रिज्या जो है आर है तो इसमें संबंध जो स्थापित होगा क्या होगा? एफ बराबर r/2 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर यानी कि 50 सेंटीमीटर तो उसकी क्षमता कितना हो जाएगा? 2 डायोप्टर। क्या डायोप्टर? 2 डायोप्टर। किसी दर्पण की वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु का बराबर आकार का सीधा आकार तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है तो कहाँ पर रखा जाएगा? तो यह जो है से समतल में रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा? समतल दर्पण जो बराबर प्रतिबिंब बनता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। उसके बाद साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है साइड मिरर के रूप में, है ना, उत्तल दर्पण का। उसके बाद अगले क्वेश्चन चलेंगे। कहता है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। किधर मुड़ेगी? तो कांच में जैसे ही जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। तो याद रखेंगे इसको, जैसे घना रहेगा तो अभिलंब की ओर, और माने घना नहीं रहेगा तो अभिलंब से दूर मुड़ती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अभिलंब से दूर नहीं बल्कि अभिलंब की ओर मुड़ेगी, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो पानी का अपवर्तनांक जो होता है इससे सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। उसके बाद निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है ना, नहीं किया जाता है? तो यह पारा का उपयोग नहीं किया जाता। हवा, पानी, कांच का किया जाता है, बाकी पारा का नहीं किया जाता है। पारा याद रखिएगा इसका भी, और मिट्टी का भी नहीं किया जाता है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी -2 मीटर है तो उसकी क्षमता कितना हो जाएगा? तो माइनस में 0.5 डायोप्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, 0.5 डायोप्टर। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है। 12 पॉइंट कितना है? 5 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्ता त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो यह जो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। एक गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी जो हो जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि वक्ता त्रिज्या के आधा होता है फोकस दूरी, या फोकस दूरी के दुगनी होती है वक्ता त्रिज्या। एक साधारण प्रिज्म में कितने सतह होते हैं उसके? तो 5 सतह होते हैं। प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? 5 सतह होते हैं। चैप्टर का नाम देखिएगा, मानव नेत्र तथा रंग बिरंग का संसार का होता है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो दृश्य प्रकाश में सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्घ्य होता है वह लाल रंग का होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी का होगा। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है, वह किसमें होता है? प्रिज्म में। प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। अब विभक्त होने की घटना को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं, और जिस पट्टी पर पड़ता है उसे वर्ण पट कहते हैं। इसमें प्राथमिक रंग जो हो जाएगा लाल, हरा और नीला होता है, और द्वितीयक रंग जो हो जाएगा पीला, सयान और मेजेंटा होता है। इसमें 7 रंग होता है, बैजनीहा पीनाला, है ना। बै से बैगनी, ज से जामुन, बैजनी, नी से नीला, बैजीनीहा, हा से हरा, पी नाला, पी से पीला, नी से नीला, बैजनीहा, हाँ पी नाला, पी ना से माने पी ना से नारंगी, पी नाला, ला से लाल। अब बीच वाला जो रंग होगा वह आपका हरा रंग होगा। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य होता है कितना होता है? 380 nm, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। आगे कहता है आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना के कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण होता है। आकाश का रंग नीला किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, तब वस्तु की दूर वस्तुओं को
दूर दृष्टि वाला को आराम से दूर वाला की वस्तु को देख सकता है। निकट दृष्टि का मतलब निकट की वस्तु को देख सकता है। दूर दृष्टि का मतलब होता है दूर की वस्तु को देख सकता है, निकट की वस्तु नहीं देख सकता है। जरत्व का मतलब होता है जो निकट के न दूरे के कोई दिखाई नहीं देता, उसको जरत्व दृष्टि कहते हैं। और एक होता है अबिंदुकता, जो रेटिना पर प्रतिबिंब न बनकर रेटिना के पीछे बनता, उसे अबिंदुकता कहते हैं। इसे बेलनाकार लेंस से ठीक किया जाता है। और जरत्व दृष्टि दोष में द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में आपका अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, तो निकट के लिए अवतल, निकट के लिए अवतल। उसके बाद आगे किसी अंतरिक्ष यात्री का आकाश से कैसा प्रतीक होता है, तो कोई भी आकाश ऊपर से अंतरिक्ष यात्री को देखेगा तो कैसा दिखाई देगा, काला। कैसा दिखाई देगा, काला। ऑप्शन नंबर ए। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यह प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण जो होता है वह कौन होता है, तो देखिएगा प्राथमिक वर्ण, अब ये बताएं, लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना के कारण होता है, तो यह जो होता है से प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तारे का क्या करना, टिमटिमाना, यह ताप सूचक होता है। तारा जो है से ताप का सूचक है। एक बात और ध्यान में रखेंगे, कोई भी छड़ी यानी कि मुड़ा हुआ प्रतीक दिखाई देता है पानी में, या पानी का कम गहरा प्रतीक होना, ये सब जितना भी होता है अपवर्तन के कारण होता है। उसके बाद सूर्योदय के समय लाल दिखाई देना, यह प्रकीर्णन के कारण होता है। आकाश का नीला दिखाई देना, यह प्रकीर्णन के कारण होता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है, कहाँ पे रहती है, तो फोकस और लेंस के बीच। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक एवं उल्टा, जो ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक एवं उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना को परिदर्शित करता है, यह करेगा प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं रेटिना। क्या कहेंगे, रेटिना। एक बात और ध्यान में रखेंगे, परिचारिका जो होता है इसे प्रकाश को नियंत्रित करता है। क्या करेगा, प्रकाश को नियंत्रित करता है। और किसी को आँख में माने आँख का कौन सा भाग दान में दिया जाता है, तो यह कर्निया दिया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आँख का कौन सा भाग यानी कि दान में दिया जाता है, कर्निया। आगे तालाब का जल कम गहरा प्रतीक होता है, अभी थोड़ा देर पहले बताया, तो यह अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर क्या, सी। श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग के कारण यानी कि विचलन होता है, तो यह बैगनी के कारण। तो सबसे ज़्यादा विचलन किसका, बैगनी का। सबसे कम विचलन किसका, तो लाल रंग का होगा। एक एक क्वेश्चन आप लोग क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा, तभी जाकर याद होगा, अन्यथा याद नहीं होगा। ठीक है ना। और वीडियो को थोड़ा सा क्या कीजिएगा, आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है ना, आप लोगों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है ना। चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, यह परितारिका होता है। ऑप्शन नंबर क्या, सी। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, तो यह आपका हो जाएगा सबसे कम जो विचलन होता है। सबसे ज़्यादा विचलन जो होता है बैगनी का, और सबसे कम विचलन होता है लाल का। प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य में हमें वास्तविक सूर्योदय के से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है, तो यह जो होगा अपवर्तन के कारण। और लाल जो दिखाई देगा वह होता है प्रकीर्णन के कारण। इस बात को ध्यान रखेंगे। हालांकि एक शब्द अगर जोड़ दिया तो उसका आंसर अलग है, एक शब्द हटा दिया तो उसका आंसर अलग हो जाता है। यही तो साइंस में माने होता है। अब पूरे सेशन को आप लोग देखिएगा, तनिक दोस्त महिमों को शेयर कीजिएगा, लाइक एक बार ज़रूर सभी आदमी क्या कीजिएगा, कर दीजिएगा। ठीक है ना। और जो आदमी अब हमारे चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना। आज फिजिक्स का मैराथन क्लास करा दिए, कल हो सकता है तो नेक्स्ट कोई टॉपिक मैंने एक उठाकर मैंने आप लोगों को करा दिया जाएगा। आगे आवर्धन का ऐसा इकाई होती है, तावर्धन जो होता है, तावर्धन का ऐसा इकाई क्या होता है, कोई नहीं, ना मीटर होता है ना 1/मीटर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। समान दृष्टि के व्यास के लिए अस्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना होनी चाहिए, तो हमेशा ध्यान में रखेंगे अस्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु जो होता है आपका अनंत हो जाएगा।
नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तनांक होता है। यह जो होगा कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। समान नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है, तो दूर बिंदु होता है अनंत, अभी थोड़ा देर पहले बताएं अनंत, याद रखेंगे। और निकट बिंदु हो जाएगा कते 25 सेंटीमीटर। किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? तो लाल का सबसे ज़्यादा होता है, बैगनी का सबसे कम होता है। विचलन की अगर बात किया जाए तो विचलन सबसे ज़्यादा बैगनी का, सबसे कम विचलन लाल का। दूरदृष्टि के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल के लिए, दूर के लिए उत्तल, निकट के लिए अवतल। और जरत्व के लिए अगर कहेगा, जरत्व दृष्टि दोष के लिए, तब बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें अवतल और उत्तल दोनों रहता है। और एक अबिंदुकता होता है, जो बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। ओके। प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक है? तो बैगनी का अपवर्तनांक की बात करेगा तो सबसे ज़्यादा बैगनी का, और सबसे कम अपवर्तनांक की बात करेगा तो लाल रंग का होगा। यदि किसी समबाहु त्रिभुज में निर्गत कोणों के विचलन कोण क्रम से 40 डिग्री से 30 डिग्री है, तो आपतन कोण का मान कितना होगा? तो 70 डिग्री। क्या डिग्री होगा? 70 डिग्री, याद रखेंगे। आँख व्यवहार करता है, कैसा व्यवहार करेगा? उत्तल लेंस की तरह आँख व्यवहार करता है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। एक एंग्स्ट्रॉम का मान जो होता है वह कितना होता है? 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है, 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य जो होता है लाल का होता है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। श्वेत रंग कितने रंगों का मेल से बनता है? तो यह 7 रंगों का मेल होता है। श्वेत प्रकाश जो है उसमें 7 रंग होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है क्या? अवतल, तो निकट के लिए अवतल, दूर के लिए उत्तल। द्विफोक्सी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जरत्व दृष्टि में। और बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है अबिंदुकता दोष में। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो यह उत्तल पाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर आपका क्या है? ए राइट आंसर होगा। उसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजन करके विभिन्न यानी कि दूरियों पर रखी गई वस्तुओं को फोकसित यानी कि कर सकता है। ऐसा हो जाने पर कारण क्या हो सकता है? तो यह हो जाएगा आपका कति सामंजन क्षमता के कारण। तो दो तरह का होता है, सामंजन क्षमता अगर घट जाता है, सामंजन क्षमता अगर घट जाता है तो कोई भी वस्तु को हम लोग देख नहीं पाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आँख का रेटिना कैमरे के किस भाग जैसा काम करता है? तो फिल्म की तरह ये काम करता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किया जा रहा है उस लेंस का, माने किस लेंस का? तो दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इससे तो सबसे कम विचलन जो होगा सो वह किसका होगा? तो लाल का सबसे कम विचलन होगा, सबसे ज़्यादा विचलन होगा तो आपका बैगनी का होगा। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु को प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो रेटिना के आगे जो बनता है निकट दृष्टि दोष में, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले चैप्टर की ओर आते हैं, विद्युत। चैप्टर नंबर विद्युत। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट जो है से आपका क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो होता है से विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है, याद रखेंगे। सुचालक का मतलब क्या है? जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ग्रेफाइट आपका विद्युत का क्या होता है? सुचालक। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कूलम। आवेश का एसआई मात्रक कूलम। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बनी होती है? वह टंगस्टन का रहता है। फिलामेंट क्या रहता है? टंगस्टन का। किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है?
तो यह जो होगा कुंडली में जो होता है न पॉजिटिव न निगेटिव होता है। 1 एम्पियर की स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभव है, तो इसका आत्म यानी आत्मतामान क्या हो सकता है? तो यह जो हो जाएगा 0.1 एंगस्ट्रम कह सकते हैं, ए से डिनोट किया जाता है, एम्पियर कह सकते हैं, एम्पियर है, एंगस्ट्रम नहीं है, एम्पियर ही है, एकदम ताला लॉक किया जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद कहता है 100 वाट और 200 वोल्ट के एक बल्ब के आरे जो 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा जो होगा सो वह क्या होगा? यह जो होगा 1 एम्पियर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद कहता है प्रतिरोध का मान यानी कि बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? जोड़ा जाना चाहिए। तो इसका आंसर जो होगा समांतर क्रम में, ऑप्शन नंबर बी आपका प्रतिरोधों को जोड़ना जाना चाहिए, नहीं पार्श्व क्रम में। कौन क्रम में? पार्श्व क्रम में। ये नहीं होगा, यानी कि पार्श्व क्रम में, है ना। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है विभवांतर होता है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस कारण से सामान्य नमक का यानी कि जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है? तो यह जो विद्युत का जो सुचालक होता है वह आपका हो जाएगा धन आवेश एवं ऋण आवेश दोनों के विपरीत दिशा में गतियों के कारण जो होता है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं। प्रतिरोधकता का ऐसा यूनिट क्या है? प्रतिरोधकता का ऐसा यूनिट क्या है? याद रखेंगे, तो यह जो होता है आपका ओम मीटर इन्वर्स होता है, ओम मीटर इन्वर्स। याद रखेंगे, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी ओम मीटर होगा, सॉरी ओम इन्वर्स नहीं, ओम मीटर होगा। क्या होगा? सॉरी उसके लिए, सॉरी ओम मीटर होगा। भारत में उत्पादित यानी कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कैसी होती है? तो 50 हर्ट्ज। क्या हर्ट्ज? 50 हर्ट्ज। याद रखेंगे। उसके बाद जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील होती है, तो क्या? इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन आपका गतिशील होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो ये हो जाएगा IR²। IR²। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी आपका राइट आंसर होगा। अब कहता है विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने में युक्त यंत्र कौन सा होता है? यह जो होता है इसे आमीटर होता है। विद्युत परिपथ में धारा जो मापा जाता है क्या चीज़ से? आमीटर से मापा जाता है। आगे कहता है जो किसी बल्ब का अनुमात्रक यानी कि 220 वोल्ट हो और 100 वाट है, तो तब इसमें 110 वोल्ट का प्रचालित करने के लिए इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? तब 25 वाट। कितना होगा? 25 वाट। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? यह जो होता है इसे जे इनवर्स और 2 के पावर माइनस का 2, जो ऑप्शन नंबर क्या है? डी है। ऑप्शन नंबर डी होगा। जे इनवर्स होना चाहिए। ई जो होगा आपका जेसी माने जे सेकेंड होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, ये गलत है। चलिए उसके बाद आगे कहते हैं वोल्ट बराबर होता है वह J/C के यानी कि जेसी। क्या होगा? जेसी। याद रखेंगे, वोल्ट बराबर होता है जेसी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। क्या कहता है? निम्नलिखित तो हो गया था। वोल्ट किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है वह क्या कहलाता है? तो यह जो बदलने का काम करता है प्रतिरोध। क्या करेगा? प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर सी। 12 वोल्ट के विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश ले जाने में
कितना कार्य किया जाता है? यह जो कार्य किया जाता है वह 24 जूल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। कहता है विद्युत हीटर के तार की कुंडली के लिए किस तत्व का व्यवहार किया जाता है? तो यह नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे विद्युत हीटर में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है तो 3.6 गुने 10⁶ जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जूल बराबर कूलम गुने आवेश वोल्ट, एकदम सही। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। विद्युत आवेश के प्रभाव द्वारा या दर को क्या कहा जाता है? तो यह जो किया जाता है विद्युत धारा कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? विद्युत धारा, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। जब कहता है से एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े रहे तो जब कौन सी भौतिक श्रेणियाँ उनमें समान कार्य करेगी? तो समान कार्य करेगी कौन? तो विद्युत धारा। क्या करेगी? विद्युत धारा, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कहता निम्नलिखित में से कौन विद्युत का ऐसा यूनिट है? यह जो आपका हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। विभवांतर का ऐसा यूनिट क्या होगा? वोल्ट। विभवांतर का ऐसा यूनिट वोल्ट। ओम मीटर होता है। ओम का नियम होता है ता V बराबर IR। V बराबर IR, ऑप्शन नंबर ए। आम मीटर का प्रतिरोध होता है बहुत छोटा। आम मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत छोटा। उसके बाद 1 मीटर एम्पियर बराबर होता है कितना के? 10⁻3, 10⁻−3, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो माइनस में हो जाएगा 1.6 गुने 10⁻−19 कूलम हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट क्रम को जो जोड़ा जाता है वह समांतर क्रम में, और आम मीटर को जो जोड़ा जाता है वह श्रेणी क्रम में, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? यह जो है धारा का परिणाम में वृद्धि, धारा का परिमाण में क्या होती है? वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन माना जाता है। यह जो माना जाता है वह कार्बन माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो इसमें जो भरी रहती है निष्क्रिय गैस कह सकते हैं या क्रिय गैस कह सकते हैं। बल्ब में भरा रहता है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? यह ऊष्मीय कार्य पे सिद्धांत करती है, माने कार्य करती है ऊष्मीय प्रभाव। आगे, आम मीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? आम मीटर से क्या मापा जाता है? तो आम मीटर से धारा मापा जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद ये तो हो गया था 44 नंबर, है ना। उसके बाद आगे चलते हैं। क्या कहता है? समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या यानी कि हटाने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध कितना होता है? तो बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, तो किस पर नहीं करता है? चालक के प्रभाव के विद्युत धारा पर, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद एक प्रारूपी से सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है? तो यह जो करेगा 0.5 से लेकर 1.0 के बीच करेगा, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 1 कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समय में आवेश को तुल्य होता है? यह जो होगा 6.25 गुने 10⁻18 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा का निम्नलिखित में से कौन सी होती है? तो यह जो हो जाएगा 10⁻6 एम्पियर होता है। एम्पियर को ए से डिनोट किया जाता है। आम मीटर विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो यह श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कौन क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो N/R होगा, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। किसी चालक के छोरों के बीच कहता विभवांतर भी है और प्रतिरोध R तथा प्रवाहित धारा I हो, तो इसके बीच का जो संबंध होगा वह क्या होगा? तो R बराबर V/I, R बराबर V/I, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा।
अब क्या कहता है, एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बना होता है? तो 1.6 गुने 10 के पावर -19 याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए। अब क्या कहता है, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? यह जो पिघलता है आपका 3500 डिग्री, कैसौ डिग्री? 3500 डिग्री सी पर पिघलता है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? तो पारा नहीं है, देखिए सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये दोनों है, बाकी पारा अर्धचालक नहीं है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है ओम होता है, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। एक बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है, तो प्रवाहित धारा का मान जो होगा वह कितना होगा? 2 एम्पियर। कै एम्पियर? 2 एम्पियर याद रखेंगे, क्योंकि मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से 60 में 120 से भागा देंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि 2 एम्पियर। किसी बल्ब के यानी कि 220 वोल्ट पर यानी कि 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो 110 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, 110। 2 से भागा दीजिए तो अपने आ जाएगा 110। आगे, किसी विद्युत बल्ब से 220 वोल्ट पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा? तो 220 ही 1 से भागा दीजिएगा तो 220 ही रह जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। विभवांतर का मात्रक होता है, विभवांतर जो है किसका है? तो वोल्ट। विभवांतर का ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट, याद रखेंगे। उसके बाद 100 वाट का विद्युत बल्ब 225 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? तो यह जो मान आपका होगा 0.4 एम्पियर होगा। 0. कितना होगा? 4 एम्पियर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? तो बहुत कम होता है। बहुत क्या होगा? कम होगा, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा यूनिट जो होता है वेबर होता है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, वेबर। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो ऑस्ट्रेट ने किया था, तो जो ऑप्शन नंबर क्या है? डी में है। वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है, तो क्या? उष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है, जो ऑप्शन नंबर कितना में है? सी में, उष्मीय प्रभाव। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा जो होती है वह कितना के बराबर होता है? तो 10 के पावर -6 एम्पियर। 10 के पावर -6 एम्पियर। कहता निम्नलिखित में से कौन सी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? यह जो करता है चुंबकीय क्षेत्र के सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार पर होता है, जो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत प्रभाव पर कार्य करता है? यह उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया? तो फैराडे ने किया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया? फैराडे ने किया। उसके बाद कहता है, जो पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई अल्फा कण अर्थात आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो ऊपर मुखी होगी, जो ऑप्शन नंबर क्या है आपका? बी में। विद्युत मोटर जो है से परिवर्तित करता है किस में? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, जो ऑप्शन नंबर क्या है आपका? बी। विद्युत मोटर जो है से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितना किया जाता है? तो 220 वोल्ट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। स्विच लगाए जाते हैं तो कौन? यानी कि गर्म तार में लगाए जाते हैं, और इसको जो लगाया जाता है वह श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, समांतर क्रम में नहीं लगाया जाता है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो बैटरी से दृष्ट धारा प्रवाहित होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब बिजली से प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत मोटर कहते हैं। वह माने उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है उसको विद्युत मोटर कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है अतिभारण के समय विद्युत परिपथ का विद्युत धारा का मान कितना होता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण के में किया जाता है? तो इसका जो उपयोग किया जाता है विद्युत मोटर में किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है।
फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम में दाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। तो दाएं हाथ के तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंडिकेट करती है, याद रखेंगे। उसके बाद किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण निम्नलिखित में से कहता है या किसी चुंबकीय क्षेत्र में से मुक्त गति करते समय परिवर्तन नहीं होता है। तो यह चाल जो होता है इसे परिवर्तन नहीं होता है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सहायक होता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, दक्षिण हस्त, फ्लेमिंग का वाम हस्त, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। तो काला होता है। उदासीन तार का रंग कैसा होता है, काला होता है, याद रखेंगे। किसी क्षर चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। यह जो होगा आपका उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो यह जो होगा सिरे और उसके जाने पर घट जाती है, उसके सिरों की ओर जाने पर क्या हो जाती है, घट जाती है, जो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। घरों में फ्यूज से दुर्घटना किसके कारण होती है। यह शॉर्ट सर्किट के कारण होती है, इस बात को भी ध्यान रखें, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आगे क्या कहता है क्वेश्चन। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं विद्युत चुंबकीय। तो नरम लोहे से बनाए जाते हैं, जो ऑप्शन नंबर आपका डी है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। उसके बाद आगे चलते हैं। डायनेमो से कैसी धारा प्रवाहित होती है। तो यह प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा दोनों धारा प्रवाहित होती है डायनेमो से। 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। एक विद्युत मोटर, एक विद्युत हीटर की यानी कि कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, तो 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान कितना होगा। तो 4 एम्पियर। क्या एम्पियर, 4 एम्पियर। ऑप्शन नंबर किसके साथ चलेंगे, ए के साथ चलेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत चुंबकीय बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षर का प्रयोग किया जाता है। यह जो किया जाएगा वह नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है किस पे। तब विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करती है क्या, विद्युत घंटी। किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर होती है। तो कौन सा मूलभूत अंतर होती है। एसी जनित्र में सर्फी वलय होती है, जबकि डीसी जनित्र में द्विक परिवर्तन होती है, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना होती है। तो कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित चुंबकीय धारा उत्पन्न होती है, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ध्यान देंगे। कहता है एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान जो होता है से कितना होता है। तो हमेशा जो होगा से शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे, ध्यान देंगे। बस अब ख़त्म ही होने वाली है, ध्यान रखिएगा सभी आदमी। थोड़ा सा वीडियो को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना से जितना हो सके, है ना। उसके बाद चलिए तो चलेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। कहता ऊर्जा के स्रोत के बारे में चलेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय का मतलब होता है जो पुनः प्राप्त किया जाता है, और अनवीकरणीय का मतलब है जो पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो कोयला और पेट्रोलियम जो है से अनवीकरणीय हैं। और जैसे आपका जैसे गोबर गैस हो गया, जैव मात्रक हो गया, ये जितना भी है आपका नवीकरणीय हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किसके साथ चलेंगे, सी के साथ। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है। यह जो रहता है वह सिलिकॉन का रहता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सौर सेल का उपयोग जो किया जाता है किस में, माने किस में बने, किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो यह हो जाएगा आपका सिलिकॉन, आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। यह जो होता है नाभिकीय ऊर्जा जो है से सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा।
दो दहन कर यानी कि ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसे ईंधन कहा जाता है। जब पदार्थ को जलाने के पास ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? ईंधन कहते हैं। ईंधन ठोस, द्रव, गैस 3 अवस्था में होती है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो जीवाश्म ईंधन जो है पृथ्वी तल के नीचे पाया जाता है, जो इनमें से कोई भी नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? सौर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर सेल। और नवीकरणीय ऊर्जा है कोयला, और कोयला जो है और नवीकरणीय ऊर्जा है। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो यह आपका हो जाएगा नरौरा, तो महाराष्ट्र में। कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, नरौरा। इसको देख लीजिएगा, शायद उत्तर प्रदेश है कि महाराष्ट्र, इसको थोड़ा सा डाउट है। आगे चलते हैं। प्रकृति में यानी कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो यह आपका सूर्य हो जाएगा ऊर्जा का स्रोत, ऑप्शन नंबर बी। ईंधन क्या है? ईंधन आपका क्या है? एलपीजी भी है, सीएनजी भी है, लकड़ी भी है, इनमें से सभी होगा, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो पृथ्वी तल के नीचे नहीं पाया जाएगा वो जीवाश्म ईंधन है, माने पृथ्वी तल के नीचे जो पाया जाता है वो जीवाश्म ईंधन, और जो नहीं पाया जाएगा वो जीवाश्म ईंधन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बायोगैस। पेट्रोलियम भी पाया जाता है, कोयला भी पाया जाता है, प्राकृतिक गैस भी पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बायोगैस नहीं पाया जाता है। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है? उत्तम ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो यह हो जाएगा जो यानी कि सरलता से माने प्राप्त किया जा सके, ये भी बात सही है। जिसका भंडारण और परिवहन आसान हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, है ना, माने इसका प्रयोग किया जाता है, ये भी ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान देंगे। उत्तम ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये तो हो गया था। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? विद्युत जल संयंत्र जो है किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो यह जो रहता है वह स्थितिज ऊर्जा रहता है, जो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। खिलौनों में कहता है किस खेल का उपयोग किया जाता है? यह सूखा सेल का प्रयोग किया जाता है। खिलौने जो रहता है उस खेल में कौन सा सेल का प्रयोग किया जाएगा? सूखा सेल का रहता है, ऑप्शन नंबर ए। सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरण को हम लोग क्या कहते हैं? तो विद्युत ऊर्जा। क्या कहेंगे? विद्युत ऊर्जा। कौन ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा। ओके। उसके बाद गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किया जाता है, तो कौन सा? तो यह हो जाएगा बादलों वाले दिन में, यानी कि क्या किया जाता है? जल तापक का उपयोग किया नहीं जा सकता है। किया जाएगा कब? जिस दिन बादल नहीं लगा रहेगा उस दिन। और नहीं किया जाता है कब? जब बादल लगा हुआ रहता है तब। जब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है? तो यह सूर्य है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। पवन विद्युत जनित्र में पवन चक्की की चाल कम से कम कितना होना चाहिए? तो यह जो होना चाहिए 15 किलोमीटर पर घंटा होनी चाहिए, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत जो है से आपका कोयला है, ऑप्शन नंबर क्या? ए आपका राइट आंसर। एक होता है गैर परंपरागत। गैर परंपरागत जो होता है वह नवीकरणीय होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और परंपरागत कहेगा वह अनवीकरणीय होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो सबसे अच्छा जो उत्तम स्रोत जो है यह आपका हो जाएगा बायोगैस। क्या हो जाएगा? बायोगैस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा ऊर्जा स्रोत है? तो यह प्राकृतिक गैस हो जाएगा इसमें से, है ना। जो अब आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है किसमें? ईंधन के रूप में। चलते हैं आगे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा एक नवीकरणीय स्रोत है? तो जैव मात्रा जो है से आपका क्या है? नवीकरणीय स्रोत है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है सुनिएगा। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में युक्त होता है कौन सा जो होता है इसे नाभिकीय विखंडन को क्या प्रयुक्त होता है? तो यह आपका हो जाएगा कैडमियम के क्षण होता है। क्या होता है? कैडमियम के क्षण, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। निम्नलिखित कौन सा ऊर्जा का नवीकरण? तो हो गया था। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व कौन सा होता है? तो यह होता है CO2। कौन होगा? CO2, जो ऑप्शन नंबर सी। ये क्या करता है? जो माने धरती को क्या करता है? टेम्परेचर यानी कि गर्म करके रखता है।
जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो देखिएगा जीवाश्म ईंधन जो है पृथ्वी तल के नीचे पाया जाता है, जो इनमें से कोई नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक होता है, तो नाभिकीय ऊर्जा जो प्राप्त किया जाता है वह यूरेनियम से किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन है जैव मात्रक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? जो हो जाएगा आपका कभी नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर। उसके बाद आगे चलते नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो है सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, बाकी बात जो है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। जैव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो यह जो होगा से कौन नहीं होगा? तो पेट्रोलियम। कौन होगा? पेट्रोलियम नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बाकी बात है बायोगैस, पेट्रोलियम भी होगा, कोयला भी होगा ना। कौन नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा या बायोगैस? कौन कहता है इसे? जैव द्रव्यमान ऊर्जा, जैव द्रव्यमान ऊर्जा बायोगैस मान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? कौन नहीं है? इस पर क्वेश्चन पे डाउट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 36 नंबर पे निम्नलिखित में से कौन यानी कि बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? यह जो नहीं है तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। कौन नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, है ना। क्या कहता है? निम्नलिखित में से बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, कौन हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा। उसके बाद कहता है जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा का निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंत सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? यह जो होगा तापीय ऊर्जा, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद कहता है किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा का परिमाण जो होता है वह कितना होता है? यह जो हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, अब लास्ट है, ख़त्म होने वाला है, बस इतना ही है। तो यह जो हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा? 200, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है कितना के? 1.602 गुने 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। उसके बाद बक्सा नुमा सौर कुकर में 3 से 4 घंटे में के अंदर का ताप हो जाता है क्या? 100 से 140 डिग्री तक हो जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। भारत में कहता प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन औसतन कितने सौर ऊर्जा प्राप्त होती है? तो यह जो होता है 4 से 7 किलो वाट घंटा होती है। 4 से कितना? 7 किलो वाट घंटा होती है, ऑप्शन नंबर ए। किसी भारी नाभिक के दो अपेक्षाकृत छोटे नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो नाभिकीय विखंडन। एक बड़ा नाभिक छोटे छोटे 2 नाभिक में टूट जाता है, उसको नाभिकीय विखंडन, और 2 हल्के हल्के नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करता है, उसको नाभिकीय संलयन। सूर्य का प्रकाश जो है से नाभिकीय संलयन पे कार्य करती है, और उसी प्रकार हाइड्रोजन बम जो होता है नाभिकीय संलयन पे काम करती है, और परमाणु बम जो होता है नाभिकीय विखंडन पे कार्य करती है। बड़ी संख्या में सौर सेलों के संयोजित कर विद्युत उत्पन्न करने वाले संयंत्र को क्या कहा जाता है? सौर सेल पैनल कहा जाता है। तो इस तरह से आप लोग का सेशन ख़त्म होता है, और सभी आदमी क्या कीजिएगा, काफ़ी तेज़ी से हम बोले थे क्योंकि रिवीजन क्लास था, और इसका आंसर भी बगल में है, उससे थोड़ा सा आप मिलाकर, और सभी को क्या कीजिएगा, अच्छे से देख कर जाइएगा, कोई भी एग्ज़ाम हो, है ना। इस तरह से साइंस कल जो है से आप लोगों को हम लेके आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पिछले यानी कि 8 साल से क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसका प्रीवियस क्वेश्चन हम कल लेकर आएंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। और सभी आदमी क्या कीजिएगा, एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में क्या कीजिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।